एक कॉमन इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करता है तो उनके सामने दो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के पैसे ही नहीं हैं तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करूं, और दूसरी बात, मुझे म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है, मुझे यह पता नहीं है कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मुझे बेहतर रिटर्न मिल सके। सबसे पहली बात, मेरे पास इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं है। फ्रेंड्स, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज के दिन में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिसमें आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से आप SIP कर सकते हैं और लंबे समय में आप अच्छे रकम प्राप्त कर सकते हैं विद द वेरी गुड रिटर्न्स। तो ये कहना कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज कि आज के दिन में 100, 200, 400 रुपये हर माह लोग सेव तो कर ही सकता है, और यदि आप इतना सेव नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए यदि आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इसका मतलब ये लगता है कि आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर नहीं, आप कमिटेड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 2, मुझे म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है। हालांकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साथ है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि यदि मुझे म्यूचुअल फंड की ये समझ नहीं है कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे। और हम आपको इस चर्चा के दौरान ये आपको बताएंगे कि यदि आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है फिर भी आप अच्छे रिटर्न म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में LJ वेल्थ ने एक रिसर्च किया है और इस रिसर्च में उन्होंने डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, यानी 25 साल, 20 साल, 15 साल और 10 साल के टाइम पीरियड्स में SIP की, और उस टाइम पीरियड्स में जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल थे उन सभी म्यूचुअल फंड्स में इक्वल अमाउंट की SIP की, और कुल SIP का अमाउंट उन्होंने 10,000 रुपये बनाया। और उसमें उन्होंने पाया कि यदि आप 10,000 रुपये 25 साल के लिए, 10,000 रुपये प्रति माह 25 साल के लिए सभी म्यूचुअल फंड, जो 25 साल पहले जितने म्यूचुअल फंड्स थे उसमें बराबर का आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कुल इन्वेस्टमेंट की रकम आपकी 30 लाख रुपए होगी, और आज के दिन में वो रकम बढ़ के 3 करोड़ 71 लाख के आसपास हो जाती है। और यदि यही आपने 20 वर्षों के लिए किया तो कुल टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपए बनेगी, और आज के दिन में उसका कॉर्पस 1 करोड़ 21 लाख के आसपास बनती है। यदि ये रकम आपने 15 वर्षों के लिए इन्वेस्ट की तो कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 लाख बनती है, और कॉर्पस अमाउंट आज के दिन में वो करीब 58 लाख के आसपास बन जाती है। यदि यही टाइम पीरियड 10 वर्षों के लिए होती तो कुल इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख रुपए होती, और आज के दिन में ये कॉर्पस 26 लाख रुपए होती। फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 10,000 रुपये जो इन्होंने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए कि आप 25 साल पुराना कोई 5 फंड्स था तो उन 5 फंड्स में 2,500 रुपये उन्होंने जमा किए SIP की, तो कुल इन्वेस्टेड अमाउंट SIP की 10,000 रुपये हो गए। मान लीजिए 20 साल पहले कोई 10 इक्विटी म्यूचुअल अवेलेबल थी बाजार में, तो उन्होंने 1-1 हज़ार सभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद ये रिसर्च के फाइंडिंग में उन्होंने पाया कि यदि 25 साल में किया होगा तो 3 करोड़ 71 लाख मिल जाएंगे, 20 साल किया होगा तो 1 करोड़ 21 लाख मिल जाएंगे, 15 साल में ये 58 लाख हो जाएंगे, और 10 साल में ये रकम बढ़ के 26 लाख रुपए हो जाएगी। हालांकि यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कॉर्पस अमाउंट जो आज के दिन में मैच्योरिटी अमाउंट होती है उसके बारे में बात है कि इससे ये हमें समझ में नहीं आता है। हालांकि 3 करोड़ 71 लाख या 26 लाख 58 लाख रुपए काफ़ी बड़ी दिखती है, लेकिन यदि हम कंपेयर करें और ये हम पूछें कि आखिर जनाब इसका XIRR क्या था, तो हम देखते हैं कि यदि 25 सालों को जो 30 साल में 3 करोड़ 71 लाख हो गई तो XIRR जो कैलकुलेट होती है वो करीब 16.42% के आसपास है। 20 सालों में जो XIRR मिला वो 12.68%, 15 वर्षों में ये XIRR 14.29% था, और 10 ईयर्स में ये XIRR 14.78% था। फ्रेंड्स, अब हम कंपेयर करें, यदि वो 10,000 रुपये आपने RD खोली होती किसी बैंक्स में तो संभवतः यदि 25 साल पहले खोली होती तो निश्चित रूप से आज के दिन में आपको 3 करोड़ 71 लाख रुपए नहीं बने होते, इसमें कोई शक नहीं। बिकॉज आज से 25-30 साल पहले सबसे अधिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, इट वाज अराउंड 11 to
12% के आसपास। यदि 10 साल पहले की बात करें, जहां म्यूचुअल फंड में हमने इस ऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये प्रति माह किया था, यदि हमने बैंक में किया होता तो आज से 10 साल पहले करीब इंटरेस्ट 8, 9, 10% के आसपास थी, जबकि यहाँ आप पा रहे हैं 14.78%। फ्रेंड्स, यहाँ जानने वाली बात ये है, मैंने कहा था कि आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है। उस परिस्थिति में आपने सभी इक्विटी फंड्स में बराबर बराबर कर दिया, अच्छा बुरा जो भी था सभी बराबर, उसके बाद का ये रिटर्न देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि यदि इन 25 साल पहले जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थे, यदि उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड यदि हमने इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में हमने रकम तो लगाई होती 30 लाख रुपए और रकम मिलती मुझे आज 1,45,00,000 के आसपास। और यदि XIRR की बातें करें, इट कम्स टू 11.55%। मतलब अब देखें जरा कि 25 आपको कुछ पता नहीं किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, आपने किसी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया, वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर था मान लें, तो उस केस में भी आपको 25 वर्षों में आपको 11.55% में 11.5% के आसपास आपको रिटर्न XIRR मिलता है। इट्स ए वेरी गुड रिटर्न एंड स्टिल ये रिटर्न बैंक्स में जो FD जमा किया है उससे बेहतर रिटर्न है। हालांकि ये रिसर्च एनालिसिस की फाइंडिंग्स देखने में अच्छी लगती है कि भाई हमें कुछ समझ नहीं है और हमने सारे म्यूचुअल फंड्स में बराबर अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए फॉर 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स और 10 ईयर्स, तो हमें 14.29% से लेकर 16.42% तक हमें XIRR मिलता है। और वर्स्ट में किया तो हमें कम से कम 11.55% तो रिटर्न मिलता ही मिलता है। लेकिन जनाब सबसे बड़ी समस्या ये होती है, खासकर जो ऊपर की जो चार फाइंडिंग्स दी हुई हैं, जहाँ की आपको 16.42%, 12.68% और 14.78% का XIRR मिल रहा है, कि हमें यदि फॉर एग्जांपल 10 साल पुराने हो सकते हैं कि करीब 50 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हों, तो हमें 50 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमें 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये महीने ही SIP करनी है, तो हमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमें कि हर म्यूचुअल फंड में बराबर का इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। तो यहाँ हमारी पूरी समस्या का समाधान नहीं होता है। हालांकि ये हम देख सकते हैं कि ऐसी बात भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड की समझ ना हो मुझे तो हमें अच्छे रिटर्न ना मिले, लेकिन फिर भी कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए एक फाइंडिंग्स और है जो हमने की हुई है। उसमें हमने आज से 23 साल पुराने 2 इंडेक्स फंड थे। वो इंडेक्स फंड थे UTI का निफ्टी 50 और फ्रैंकलिन का निफ्टी 50। निफ्टी 50 जो फ्रैंकलिन का था, ये IDCW था, और IDCW के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है रिटर्न पे। तो ये दोनों इंडेक्स फंड जिसमें कहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं, निफ्टी 50 जैसे कि आप जानते हैं इंडेक्स फंड के बारे में, निफ्टी 50 मतलब आप जो भी रकम इस म्यूचुअल फंड में लगाएंगे उसका का निफ्टी 50 के हिसाब से समय डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो भी स्टॉक्स निफ्टी 50 में होंगे उसके बराबर का उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा और माना जाएगा कि आपने निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर रहा है, जो बराबर उसके हिसाब से ही करेगा। तो यदि UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फ्रैंकलिन निफ्टी का इंडेक्स फंड, इन दोनों में यदि 10,000 रुपये आप जमा करते आज से 23 साल पुराने, हमें 23 साल इसलिए लिया हुआ है कि 23 साल से अधिक पुराना कोई इंडेक्स फंड इक्विटी फंड में था नहीं, इसलिए हमने 23 साल का रिसर्च किया हुआ है। 23 साल पहले यदि 10,000 रुपये आप UTI निफ्टी 50 में लगाए होते तो आज के दिन में वो रकम बढ़ के 1,79,00,000 हो जाती। यदि 20 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता तो ये रकम बढ़ के 1,02,00,000 हो जाती। और 15 साल पहले यदि आपने ये 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किए होते तो आज वो रकम 53 लाख होते, और 10 साल पहले की होती तो ये रकम बढ़ के आज 25 लाख रुपये हो जाती। यही बातें यदि हम फ्रैंकलिन निफ्टी 50 IDCW में करें तो हम देखते हैं कि जहाँ की UTI में 23 साल के लिए 179 लाख था, मतलब 1,79,00,000 था, यहाँ 170 बनता। 20 साल में ये 97 लाख बनता, 15 साल में ये 50 लाख बनता, और 10 साल में ये 24 लाख बनता। हालांकि जैसे मैं कहता हूं कि ये अमाउंट बहुत बड़ी लगती है हमें ये समझ में नहीं आता है, बिकॉज हम बात करते हैं हमेशा परसेंटेज के बारे में या XIRR के बारे में। यदि XIRR की चर्चा यदि करें हम तो देखते हैं UTI निफ्टी 50 में 14.44% बनता 23 सालों के लिए, 20 सालों के 13.30%, 15 ईयर्स के लिए 12.93% और 10 ईयर्स के लिए 14.10%। यही बातें यदि फ्रैंकलिन की बातें करें तो ये 23 सालों के लिए 13.64% बनता है, 20 सालों के लिए 12.64% बनता है, 15 ईयर्स के लिए इट इज़ 12.48%
और 10 ईयर्स के लिए 13.72%। यदि हम इन दोनों फंड्स के रिटर्न की बातें यदि करें तो हम देखते हैं कि 13% से 14% के आसपास हमें रिटर्न मिलता है 10 ईयर से लेकर 23 ईयर्स में भी, यहाँ भी करीब करीब उसी आसपास मिलता है। हालांकि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, इसको रिवील कर दूं कि ये IDCW है। IDCW मीन्स ये रिटर्न जो है, IDCW मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान, मतलब समय समय पर ये डिविडेंड जो डिक्लेयर करता है वो इन्वेस्टर्स को मिलता रहा। उसके बाद जो कॉर्पस बना वो 1,70,00,000 बना और उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया 13.64%। यदि ये ग्रोथ होता तो शायद इसका रिटर्न इससे अधिक दिखता आपको, जो करीब इसके आसपास मैच करता। तो कहने का पर्पस ये है कि आप किसी भी स्थिति में आपको रिटर्न 13 से 14% के आसपास मिल सकते हैं। कंडीशंस ये है कि आपका टेन्योर जो है वो 10, 12, 15 साल, 20 साल के आसपास होनी चाहिए। नंबर 2, यदि आप बैंक में इस पैसे को जमा किए होते और मान लीजिए इतना ही बैंक रिटर्न देता तो आपको 25 लाख कॉर्पस नहीं मिलता। इट इज ओनली बिकॉज वो बैंक TDS भी काटता है विद इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं या नहीं आते हैं। अब आपके सामने जो समस्याएं हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड की समझ नहीं आती है, हमने UTI निफ्टी 50 को सेलेक्ट किया, फ्रैंकलिन निफ्टी 50 को सेलेक्ट किया, मैं इसको सेलेक्ट कैसे करूं? जनाब, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप किसी लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में ABCD जो भी फंड्स आज के दिन में दिख रहे हैं आपको, किसी भी फंड में आप लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में लगाएं और यदि ये परफॉर्मेंस जो दिखाया है पिछले 23 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स और 10 ईयर्स का, यदि ये परफॉर्मेंस रिपीट करता है तो निश्चित रूप से आपको भी रिटर्न इसी के आसपास मिलने की उम्मीद होगी, जो कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी बेहतर है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस हमेशा इन्वेस्टर्स को अपना लेना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर्स का परसेप्शंस अलग अलग होता है। इन माय ओपिनियन आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है, आप किसी इंडेक्स फंड में जाएं, लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में जाएं और वहां आप 200, 400, 500, 1000 जितनी आपके सामर्थ्य है उसके हिसाब से SIP करें और लंबे समय के लिए SIP करें। निश्चित रूप से लंबे समय के बाद आपको एक अच्छे कॉर्पस बन जाएगी, जिस कॉर्पस से आप अपने बच्चों का एजुकेशन, मकान, घर द्वार जो भी बनाना हो वो बना सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक